हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। और आज हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी, जो कि नीट और JEE में भी आपका बहुत हेल्प करेगा। ये टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो कि आपका क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 है। तो आइए बात करते हैं कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। आखिर प्लांट्स अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इनमें पहला है, देखिए आपका स्लाइड, इनमें है रेस्पिरेशन इन प्लांट। इसमें लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, breaking of C-C bond of complex molecules within the cell to release energy for ATP synthesis is called cellular respiration। मीन्स क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब भी रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो जितने भी फूड मटेरियल जो प्लांट्स हैं, वो फूड मटेरियल जितने भी होंगे उन सारे जितने भी, और सबसे पहले तो ये जान लो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी में कार्बन की उपस्थिति होती है। हर जगह कार्बन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे बॉडी में भी है। ये एनिमल से लेकर प्लांट से लेकर हर एक ऑर्गेनिज्म में कार्बन की उपस्थिति होती ही है, और कार्बन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कार्बन तो हो गई, लेकिन जैसे ही इसकी बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट जैसे ही ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस से करता है, मीन्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, जिससे क्या करता है वो फूड जनरेट करता है, और वो फूड को फिर वो उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब फूड का जो ऑक्सीडेशन होगा, है ना, वो मटेरियल क्या होगा, CC बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड में क्या हो जाएगा के फॉर्म में वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा। जो इसका जो फूड होगा वो कार्बन कार्बन के रूप में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, है ना। कार्बन कार्बन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। वो कौन सा कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कार्बन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाएगा इसको, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कार्बन कार्बन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा ऑक्सीडेशन। इसमें एक और चीज़ है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिलीज होना। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिलीज होना, यही कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कहने का मतलब है जो भी उसके फूड मटेरियल, जो भी उसके पास फूड है, जो भी वो अपने लिए खाना बनाया है, कौन, प्लांट, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, उसके फूड में क्या ऐड हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो क्या हो जाएगा, विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर ATP सिंथेसिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तब क्या हो जाएगा, तब वो अपना एनर्जी जनरेट कर लेगा। मीन्स जब भी वो जो भी वो फूड जो प्लांट है उसने अपना फूड लिया, उस फूड में अगर ऑक्सीडेशन कर दो फूड का, तो फिर क्या होगा, तो फिर हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और ATP बन जाएगा। ATP मीन्स होगा आपका उस प्लांट की एनर्जी, है ना। ATP उसकी एनर्जी। तो एनर्जी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो देखिए अभी करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, मतलब क्या कर रहा है, रिलीज एनर्जी फॉर ATP के फॉर्म में रिलीज कर रहा है। सिंथेसिस इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी को कहता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहा गया, क्योंकि ये हर एक सेल का रेस्पिरेशन होता है। पूरे सेल, जितने सेल हैं, हम ये जो ट्रीज या प्लांट्स में जितने सारे सेल हैं, सबका रेस्पिरेशन होता है। सबको सांस लेना होता है, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सबको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो उनका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है।
ठीक है, आगे देखेंगे। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट। अब देखिए एक चीज़ बताइए मुझे कि इस प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आखिर इस प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती क्यों है? तो प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि उसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ तो नहीं है प्लांट में, पहली बात है। करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करो या फिर किसी एनिमल्स की बात करो तो उनमें करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी है। जैसे कि उनका डाइजेशन है, वो उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे वर्क है, बहुत सारे काम है, हर एक बॉडी पार्ट का बहुत सारे काम है। तो एनर्जी वहाँ पे लूज होता है, एनर्जी वहाँ पे खर्च होता है। बट ट्री तो एक जगह खड़े रहते हैं, एक जगह प्लांट तो एक जगह खड़े ही रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ उनका वर्क नहीं होता। तो उनका आखिर एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है उनको? तो उनको एनर्जी की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ती है क्योंकि उनके अंदर क्या क्या करना होता है। सबसे पहली बात, एनर्जी को वो अब्जॉर्व करके रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्जर्व करके रखते हैं। फिर उस एनर्जी में की एनर्जी के यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपने फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अपने फूड को, जो वो फूड बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि वो तो रूट पे बनेगा। अब रूट पे बनेगा और कोई भी अगर ट्री है, अब कोई भी ट्री की बात करें तो इसके अगर रूट पे अगर फूड बन रहा है तो उस रूट से लेकर उस लीव्स तक और उसके जितने भी स्टीम होंगे उतने उसके स्टीम तक खाना कौन पहुंचाएगा? तो खाना जो फूड है उसको पहुंचाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। हर एक काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हर एक जगह उसका क्या क्या पहुंचना चाहिए? फूड पहुंचना चाहिए और उसका मिनरल्स यानी वाटर पहुंचना चाहिए। मिनरल्स मीन्स दोनों वाटर एंड फूड। तो दोनों चीज़ें वहाँ पहुँचनी चाहिए, एक एक लीव्स को मिलनी चाहिए, एक एक स्टीम्स को मिलनी चाहिए, सारा कुछ। तो ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम और फ्लोएम करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसके बाद इसके बाद जो मूवमेंट होगा इसके अंदर, है ना, इसके अंदर जो जो एनर्जी का मूवमेंट होगा वो सारा कुछ ये एनर्जी के थ्रू होगा। इसके बाद आएगा रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि रिप्रोडक्शन में जैसे कि सारे पत्ते गिर जाते हैं, फिर से वापस पत्ते लगते हैं, या फिर उस ट्री की हेल्प से फिर रिप्रोडक्शन होता है और दूसरे ट्री बनते हैं। तो ये सारा प्रोसेस, या फिर ब्रीथिंग बोल दिया जाए, जैसे कि क्या है ब्रीथिंग मीन्स, क्या होता है ब्रीथिंग मीन्स? वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैसेस को अपने अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन गैसेस को छोड़ती हैं। तो इनहेल और एक्सहेल का जो उनका काम है वो भी होता है। तो इन सभी चीज़ों में ही इनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी ही है और इन सभी चीज़ों में इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वही एनर्जी को कैसे बनाया जाता है और कैसे बनता है वो फूड से, आज उसी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ग्लूकोज से, जो ग्लूकोज है जो कि आपको एनर्जी से, जो कि आपको फूड से मिलेगा, इस ग्लूकोज से आप एनर्जी मीन्स एटीपी कैसे बना पाते हैं, आज उसकी बात करेंगे। आज पूरा एक एक डिटेल से हम इस बारे में चर्चा करेंगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज से लेकर एटीपी का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है और एट लास्ट में वो एनर्जी एब्जॉर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है, कौन? प्लांट या ट्री। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमको करना है एक्चुअल में। तो हमको करना ये है कि ग्लूकोज जो हमको फूड से मिलेगा वहाँ पे उसको ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब वहाँ ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। तो हमको क्या क्या मिलेगा? तो हमको CO2 अलग मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड H2O मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ATP मीन्स आपको एनर्जी भी मिलेगी, यहाँ पे एनर्जी। तो आपको क्या क्या मिला? CO2, H2O और एनर्जी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। C6H12O6, इसमें आप O2 को ऐड कर दोगे तो आपको CO2 मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा, और जो बचा वो आपका एनर्जी है। चलो आगे चलें।
इसके बाद देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट में अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड दैट इज रेस्पिराइड इज फोटोसिंथेसिस। देखो सोर्स ऑफ फूड तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इनके सोर्स ऑफ फूड जो हैं बहुत सारे, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको फोटोसिंथेसिस का काम है और कुछ भी नहीं है। इनका प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं, इनको क्या ही काम, इनको सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करना है और खाना बनाना है। कोई भी और एक्स्ट्रा इनको काम नहीं है। फोटोसिंथेसिस करना, खाना बनाना, यही काम है। तो फोटोसिंथेसिस किससे करेंगे? तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको लाइट एनर्जी चाहिए, आपको H2O चाहिए, आपको CO2 चाहिए, है ना। ये सब आपको मतलब चाहिए होगा, ये सब प्लांट को चाहिए होगा क्या बनाने के लिए? अपना फूड बनाने के लिए। तो देखते हैं अभी यहाँ पे कि क्या क्या यहाँ दिखाया गया है। तो देखेंगे कि आपका लाइट एनर्जी हुआ, इसके बाद वाटर और CO2, ये दोनों मिला के यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अब क्या होगा, ये फिर आगे जाएगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज और क्या है? ग्लूकोज और ये आपका O2। ग्लूकोज और O2 क्या है? ये आपका फूड है। वही फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना वो फूड है। यही फूड ग्लूकोज है और ऑक्सीजन इसमें ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन, तब आपको क्या मिल जाएगा? ATP मिलेगा, जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये एक छोटे से सेल के बारे में बात कर रहा है। उस सेल के अंदर ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रेब्स साइकिल चलता है, और वहीं से आपका ATP निकलता है, ATP बनता है, और वही ATP हमको लेके आना है, क्योंकि ATP जो है वही है आपका एनर्जी, ठीक है। चलो धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएगी। अभी फिलहाल जितना आपको समझ में आ रहा है आप उतना ही देखिए, आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट में। इसके बाद लिखा है कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब देखो, जिसमें बोला है कि कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज, देखो सारा कुछ मैंने बता दिया है कि कंपाउंड क्या रहा है, ऑक्सीडाइड हो रहा है। ऑक्सीडाइड हो रहा है मतलब कैसे? जो भी कंपाउंड ग्लूकोज बन रहा है वो उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद वो ATP बना के दे रहा है। वो ATP कहाँ बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। या अगर आपको नहीं मालूम होगा तो मैं बता रहा हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रेब्स साइकिल चलता है, और उसके अंदर आपको ATP मिलता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। और इसी एनर्जी के थ्रू फिर से वो क्या करेगा, ये एनर्जी जो इसको मिला, इसी एनर्जी के थ्रू वो अपना अपना जो उसका कैरिकुलम एक्टिविटीज़ है वो करेगा, और फिर से फूड बनाएगा, फिर से ये सारा चीज़ फिर से होता है ना। तो ये इसका फूड साइकिल है। अब देखें आगे, तो इसमें लिखा है कि एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट कॉमन है। कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट कॉमन है एग्जाम्पल इसका, जो भी कंपाउंड खा रहा है, यानी जो ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें जो भी फूड वो खा रहा है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम भी खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हर कोई, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो ग्लूकोज का बहुत बढ़िया सोर्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है ना, ऑर्गेनिक एसिड है, ये सभी खाने से मिलते हैं, ये सभी खाने से मिलते हैं। तो वही खाने से मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज के बाद का प्रोसेस है। तो यहाँ तक तो आपको मालूम होगा आई थिंक। आगे चलते हैं। इसके बाद आएगा आपका, देखें, द एनर्जी रिलीज इज नॉट यूज डायरेक्टली बट इज यूज टू सिंथेसिस ATP। देखो एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पहली बात है, एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। एनर्जी को यूज़ करने के लिए आपको ATP के फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा? ATP के फॉर्म में, है ना। एनर्जी आपको ATP के फॉर्म पे आपको करना पड़ेगा। अब देखते हैं यूज़, आप AT के फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। व्हेन एनर्जी इज़ नीडेड ATP इज़ ब्रोकन डाउन। जब भी इस प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होगी, जब भी इस प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो ATP को क्या कर दे? ब्रेक डाउन करेगा।
इनको एक दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एटीपी को ब्रेक डाउन कर देगा और ब्रेक डाउन करके एटीपी को अलग कर देगा और वहाँ से फिर क्या करेगा, ये एटीपी को ब्रेक डाउन करके वहाँ से फिर एनर्जी का यूज़ करेगा। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि एटीपी वो बैग है, समझ लो एटीपी एक बैग है जिसके अंदर सारे एनर्जी स्टोर है। अब क्या होगा, जब भी एनर्जी की ज़रूरत होगी तो इस एटीपी को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, इस बैग को तोड़ा जाएगा और यहाँ से फिर एनर्जी निकालते हैं। इस बैग को क्या किया जाएगा, ब्रोक किया जाएगा, ब्रोकन डाउन। तो देखो लिखा है व्हेन एनर्जी इज नीडेड, जब एनर्जी नीड होती है तो एटीपी इज ब्रोकन डाउन, हेंस एटीपी एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल। जैसे कि एनर्जी का एक करेंसी है, करेंसी है मीन्स क्या होगा, करेंसी है मीन्स एनर्जी। कहने का मतलब वही है कि आपके पास एक मान के चलो एक 100 रुपीज़ का नोट है। अब इस 100 रुपीज़ के नोट को आप क्या है, यही आपका एटीपी है, यही आपका एटीपी है। जब भी आपको नीड पड़ेगा किसी चीज़ के लिए तो आप क्या करोगे, दुकान में जाके कुछ भी सामान खरीदोगे। तो आपका क्या हुआ, इस 100 रुपीज़ का यूज़ तोड़ तोड़ के यूज़ हुआ। मतलब आपने 10 रुपीज़ का सामान खरीदा तो 90 रुपीज़ आपके पास रेस्ट बच गए और बाकी 10 रुपीज़ का आपने कोई सामान खरीद लिया तो 90 रुपीज़ जो आपको बचे, यही वो आपका एटीपी का फॉर्म है। मतलब आपका 100 एटीपी था लेकिन 10 एटीपी आपने यूज़ कर दिया सामान खरीदने में तो 90 एटीपी आपके पास बच गया। तो ये तोड़ तोड़ के यूज़ होगा, ब्रोकन। ठीक है, करेक्ट। आप आगे चलें। इसके बाद है ब्रीथिंग इन प्लांट। प्लांट में कैसे ब्रीथिंग होता है तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें लिखा है फॉर रेस्पिरेशन प्लांट गेट O2 एंड गिव आउट CO2। देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है प्लांट में, सबसे पहले कि ये क्या प्लांट क्या करता है कि एटी लेता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा। हमने आज तक पढ़ा है कि ऑक्सीजन देता है, प्लांट क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन जो है वो देता है, हमने यही पढ़ा है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत, आप कभी भी इस चीज़ को ध्यान देना, प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत कब पड़ती है, तो प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करने में, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में, है ना। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसमें लिखा है फॉर रेस्पिरेशन प्लांट गेट O2, पहले वो O2 लेगा एंड गिव आउट CO2, और CO2 को गिव आउट करेगा, मतलब बाहर निकालेगा। कैसे बाहर निकालेगा CO2 को, हमने इससे पहले वाले रिएक्शन में देखा था कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज में उसने O2 को ऐड किया था तो उसने क्या कर दिया था, CO2 को अलग निकाल दिया था और H2O को अलग निकाल दिया था और फिर अलग से ATP बनाया था। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि CO2 अलग निकाल दिया बाहर, H2O भी बाहर है, तो उसने O2 को ऐड किया था, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उसको, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को ऐड किया और CO2 को बाहर निकाला। इसका मतलब ऑक्सीजन को लिया है, गेट ऑक्सीजन एंड गिव आउट CO2। रेस्पिरेशन में ये होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इन प्लांट गैस एक्सचेंज अकर वाया स्टोमेटा एंड लेटिसेल्स। अब देखो लेंटिसेल्स क्या होता है, स्टोमेटा कहाँ होता है, तो स्टोमेटा ये आपका लीव्स है, लीव्स के अंदर का ये छोटा सा पार्ट ये स्टोमेटा है। तो ये बोल रहा है, तो ये गैसेस का एक्सचेंजेस जो होता है वो यहीं होता है, स्टोमेटा में होगा या फिर ये लेंटिसेल में होगा। ये लेंटिसेल से आपको एक बैम्बो की तरह दिख रही है, एक बैम्बो। अब इस बैम्बो में छोटे छोटे मार्क बन जाते हैं और इस मार्क के थ्रू वो क्या करते हैं, इस मार्क के थ्रू वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके वो क्या करते हैं, वो अपने ग्लूकोज में उसको फिर से ऐड कर देते हैं, ग्लूकोज में ऐड करके ऑक्सीडेशन कर देते हैं। उनका काम यही है, ऑक्सीजन लेना और ग्लूकोज में ऐड कर देना, है ना। तो यही बात होती है। और लेंटिसेल किसे कहेंगे, तो ये है आपका लेंटिसेल, जो कि बॉम्बो जो होता है उसमें आपका ये छोटे छोटे होल होते हैं, उनको लेंटिसेल कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा कहाँ होता है, तो स्टोमेटा आपका यहाँ ये जो लीव्स होते हैं उसके अंदर स्टोमेटा होता है। ठीक है, यहाँ आपको पता चल गया। देखो यहाँ पे CO2 O2 ये सारा प्रोसेस चलता है आगे, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टोमेटा क्या कर रहा है, इसके अंदर CO2 जा रहा है और ये ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है और H2O बाहर निकाल रहा है
है ना। लेकिन ऑक्सीजन कौन लेता है? ऑक्सीजन लेता है ये आपका लेंटिसेल। लेंटिसेल जो है ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, आगे चले। अब इसके बाद है ब्रीथिंग इन प्लांट। प्लांट में ब्रीथिंग कैसे होता है इसकी बात करते हैं। तो देखेंगे वाई प्लांट नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, देखो एक बात बताओ, हमारे ह्यूमन बॉडीज़ की बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है लंग्स। यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है? लंग्स। हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है लंग्स, हमारे पास लंग्स है। लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, मतलब ब्रीथिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, और कहा जाए तो इनहेल एक्सहेल सारा प्रोसेस यहाँ इससे कंप्लीट होता है। तो लंग्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में। बट यहाँ पे प्लांट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यों नीड नहीं होता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखें लिखा है ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड, सो गैस ट्रांसपोर्ट इज वेरी लिमिटेड। देखो सबसे पहले इसने कहा कि हर एक प्लांट है ना, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज, मतलब जितने भी प्लांट के पार्ट हैं, जैसे लीव्स, जैसे स्टीम्स, है ना, जैसे रूट्स, ये तीन तीन पार्ट होते हैं। क्या क्या? लीव्स, स्टीम एंड रूट्स। तो ये सभी क्या होते हैं, इन सभी खुद ही अपना केयर रखते हैं, और गैसेस का एक्सचेंज इन लोग खुद ही करते हैं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते, है ना। जैसे कि हमारा पूरा बॉडी है जो लंग्स के भरोसे है, अगर लंग्स काम करना बंद करे तो बॉडी में सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब बॉडी का काम करना, मतलब रेस्पिरेशन का हमारा पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, लंग्स काम करना बंद किया तो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ सारे फ्री हैं। मीन्स यहाँ जितने लीव्स है, स्टीम्स है, रूट्स है, सभी फ्री है, ये सब अपने अपना काम कर सकते हैं। ये सभी, इनको ऑक्सीजन चाहिए होगा ऑक्सीजन ले लेंगे, इनको CO2 चाहिए होगा CO2 ले लेंगे, ये सभी फ्री होते हैं, है ना। और इनको बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं होता, ऑक्सीजन तो बहुत ही कम चाहिए होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ चाहिए होता है किस लिए? ऑक्सीजन सिर्फ चाहिए होता है ग्लूकोज में ऐड करके एनर्जी बनाने के लिए, बस। बाकी उसको मैक्सिमम उसको CO2 चाहिए रहता है। CO2 क्यों चाहिए रहता है? क्योंकि CO2 वो जब दिन भर वो CO2 लेते हैं, और CO2 लेके क्या करते हैं, CO2 लेके वो अपने जो उनका फूड प्रोसेस होगा, जो फोटोसिंथेसिस होगा, उसमें वो हेल्प करेगा CO2। तो वो दिन भर CO2 लेंगे, और सिर्फ रात को जो होगा वो ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि दिन भर CO2 लेके खाना बना दिए, बहुत सारा वो फूड बना लिए। अब वो फूड को क्या करेंगे, अब फूड को वो खाएंगे, या फूड से वो अपना एनर्जी फिर से रीजनरेट करेंगे। तो फूड से जो एनर्जी रीजनरेट का काम होता है, ये ज़्यादातर रात को होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात को आपको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन लेने लगता है। प्लांट क्या होता है, ऑक्सीजन लेने लगता है। और ऑक्सीजन क्यों लेता है, उसके पीछे का रीज़न भी मैंने बताया, कि अगर वो ऑक्सीजन लेगा नहीं तो ग्लूकोज में ऐड कैसे करेगा, और ग्लूकोज में ऐड जब तक वो करेगा नहीं तब तक वो ATP कैसे बनाएगा, एनर्जी कैसे बनाएगा। तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी वो दिन भर जब तक सूर्य हमारे सन जो है वो हमारे इस धरती से दिखेंगे, और वो अपने एनर्जी को, सनलाइट को वो नीचे तक ले जाएंगे, मीन्स जब तक यहाँ सनलाइट रहेगा तब तक वो CO2 को लेंगे, और खाना बनाते रहेंगे, फूड बनाते रहेंगे, CO2 लेते रहेंगे। लेकिन जैसे ही सूरज ढल गया तो अब वो ऑक्सीजन लेना स्टार्ट करते हैं। अभी आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। आते हैं पार्ट नंबर 2, मतलब सेकंड नंबर पे। गैस एक्सचेंज इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू एनिमल। देखो गैस का एक्सचेंजेस बहुत लो होता है ना। जैसे हमारे में क्या होगा, हम बहुत स्पीड से ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, बहुत जल्दी जल्दी। लेकिन ट्रीज़ इतने जल्दी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं होता है, इनको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, तो इन लोग बहुत तेज़ी से करते नहीं है ना। तो जैसे कि इसीलिए देखा जाएगा तो पेड़ पौधे हिलते डुलते ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा गैस चाहिए नहीं होता, और आसपास सारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन CO2 सारे हैं,
तो वो आराम से इनहेल एक्सेल आराम से करते हैं, पता ही नहीं चलता है, थोड़ा सा मोमेंट भी नहीं होता है। लेकिन वही इंसान की बात करें तो इंसान सांस लेता है तो पता चलता है, क्योंकि ये हमको बहुत ज़्यादा मतलब वेरी हाई हमको एक्सचेंज चाहिए होता है, गैस का एक्सचेंजेस बहुत जल्दी ज़्यादा हाई चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये एक दूसरा कारण होगा। तीसरा जो है, लीव्स आर एडाप्टेड फॉर मैक्सिमम गैसेस। अब देखो लीव्स क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं बहुत सारे गैसेस, क्योंकि लीव्स बाहर ही होते हैं, बहुत सारे लीव्स होते हैं और बहुत सारे लीव्स हैं तो कितना काम करना होगा। अब देखो कोई एक काम करने के लिए हजार हजार वर्कर हैं और उसी काम करने के लिए 5 वर्कर हैं, तो फ़र्क तो होगा। 5 वर्कर हैं तो ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम एक लिमिटेड है, 5 वर्कर हैं हमारे अंदर मान लो, या 1 वर्कर है, तो उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट इनके पास इतने सारे लीव्स है, इतने सारे स्टीम्स है, इतना इनका रूट है, तो इनको क्या होगा, इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पड़े रहेंगे, आराम से ये गैस के एक्सचेंजेस करते रहेंगे, कोई बहुत बड़ा टेंशन की बात नहीं होती इनके लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि लीव्स आर एडॉप्ट फॉर मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं ये लोग, बहुत सारे गैसेस को एक्सचेंजेस कर देते हैं। कौन, लीव्स। ड्यूरिंग दिस O2 इज रिलीज विथ इन सेल। और क्या करेंगे, O2 उस समय O2 को सेल जो है O2 को रिलीज करता रहेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम चल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस काम कर रहा है मतलब क्या क्या बन रहा है, वो फूड बन रहा है। अब फूड बन रहा है तो ऑक्सीजन का क्या काम, कोई काम नहीं, तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करता रहेगा। कौन, सेल। प्लांट के इतने सारे सेल हैं तो वो क्या करेगा, रिलीज करते रहेगा। इसीलिए वो हमको कहा गया, हमको ये कहा गया था कि प्लांट्स या ट्रीज दिन भर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, क्यों रिलीज करते हैं पता चल गया। आगे चलें। इसके बाद है वाई प्लांट नीड, ये उसी के बारे में आगे का टॉपिक है। मोस्ट लिविंग सेल हैव कॉन्टैक्ट विथ एयर, दे आर लोकेटेड क्लोज टू प्लांट सरफेस। देख रहे हैं अभी बोल रहा है कि मोस्ट लिविंग सेल, जितने भी लिविंग सेल हैं, हैव कॉन्टैक्ट विथ एयर, वो डायरेक्ट एयर से कॉन्टैक्ट में रहते हैं। क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो आपका ट्री का स्टीम दिख रहा है, ये ऊपर सेल वॉल है। इस सेल वॉल के अंदर क्या होगा, इस सेल वॉल के अंदर एक मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, सेल होगा। मतलब बहुत दूर सेल नहीं है, बहुत पास है। मतलब एक सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इन लोग क्या करते हैं, तो इन लोगों का काम होता है, तो इन लोग एयर के कांटेक्ट में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मतलब एयर से डिस्कनेक्ट नहीं होते, ये कांटेक्ट में ही रहते हैं ना एयर के। तो इसीलिए ये कहा गया है कि क्या है, दे आर लोकेटेड क्लोज टू द प्लांट सरफेस। ये प्लांट सरफेस के बहुत क्लोज रहते हैं। कौन, सेल। सेल जो है सरफेस के बहुत क्लोज रहते हैं। ठीक है, अब लिखा है इट इन स्टीम लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थीन लेयर। अब स्टीम्स में क्या होता है कि जितने लिविंग सेल्स होते हैं, है ना, जितने लिविंग सेल्स होते हैं वो एक थिन लेयर में ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसको बीनेथ द बार्क कहते हैं, जिसको कहते हैं बीनेथ द बार्क। बीनेथ द बार्क मतलब नीचे, है ना। बीनेथ द बार्क मीन्स नीचे, मतलब किसके नीचे, तो ये आपका सेल वॉल के नीचे, सेल वॉल के जस्ट नीचे, है ना। सेल वॉल के जस्ट नीचे जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या है, मेम्ब्रेन है। तो वहाँ वो जो लेयर होता है वो बीनेथ द बार्क मतलब होता है एकदम जैसे सेल वॉल है और इससे जस्ट चिपका हुआ, जहाँ से एयर भी पास ना हो, वहाँ सेल मेम्ब्रेन, मतलब एकदम बीनेथ द बार्क हो। दे आर आल्सो इन लेंटिसेल्स, दे आल्सो है, और इनके ही पास क्या होता है, लेंटिसेल, इन्हीं के पास लेंटिसेल होता है और धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, तो ये ऐसा लेंटिसेल्स अलग से दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। इन लीव्स स्टीम एंड रूट्स पैरेन्काइमा सेल आर लूजली पैक्ड। अब देखो
लीव्स में क्या होगा, लीव्स में, स्टीम्स में या रूट्स में, इन सभी में पैरेन्काइमा सेल होंगे। सेल का नाम है पैरेन्काइमा सेल। तो ये सेल क्या होते हैं, बहुत लूज पैक होते हैं। जैसे एक होता है क्या, बहुत हार्ड पैक। हार्ड पैक मतलब एकदम उसमें जगह ही नहीं है, सेल में जगह ही नहीं है, एकदम हार्डली पैक्ड है। इसके अंदर जो भी चीज़ें से सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, जो जितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया, सारा कुछ जो है वो एकदम फुल्ली पैक्ड है। लेकिन पैरेन्काइमा जो होता है वो फुल्ली पैक्ड नहीं होता, वो थोड़ा लूज पैक होता है, वो लूज होता है ना, लूज पैक होता है। काहे के लिए, क्योंकि जो इसका जो थोड़ा थोड़ा जगह बचा हुआ है वहाँ पे एयर क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए, वहाँ पे एयर आ जाए। इसलिए एयर को अंदर लाने के लिए लूज पैक किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्लांट में कौन सा ऐसा सेल है जिनके अंदर एयर जो है वो इंसर्ट हो सकता है। तो वहाँ पे आपका आंसर रहेगा पैरेन्काइमा सेल। आगे देखते हैं। तो ये है ब्रीथिंग इन प्लांट का। जैसे कि मैंने बताया था कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पे क्या किए थे, ऑक्सीडेशन कर दिए थे ऑक्सीजन का, और यहाँ पे हमको क्या मिल गया था, तो यहाँ पे हमको CO2 मिल गया था, H2O मिल गया था और एनर्जी मिल गया था। बस वही बात को बताया गया है, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारा कुछ आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये सारा कुछ वही है। इसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म। अब देखो ग्लूकोज को कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होना, उसको टुकड़ों में काटना। कैटाबॉलिज्म मतलब उसको टुकड़ों में काटना या उसको अलग करना। तो ग्लूकोज को ही अलग करते हैं, तो ठीक है, बात सही कह रही है। तो ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। मतलब क्या कह रहा है कि जब भी ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, नॉट ऑल द लाइब्रेटेड एनर्जी, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो गोज आउट हीट के फॉर्म में नहीं होगी, है ना। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, हीट के फॉर्म में आपका आउट नहीं होगी। क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है। जो भी ग्लूकोज है उस कैटाबॉलिज्म, उसमें क्या बोल रहा है, नॉट ऑल द लाइब्रेटेड एनर्जी, जो भी इससे लाइब्रेटेड एनर्जी मिलेगी वो क्या होगा, गोज आउट ऑफ हीट। नॉट ऑल, सारे जो एनर्जी है वो क्या होगा, गोज आउट हीट के फॉर्म में नहीं, थोड़ा बहुत हीट के फॉर्म में अलग हुआ एनर्जी, बाकी सारी एनर्जी स्टोर रहेगी, जिसको एटीपी कहेंगे, है ना। ठीक है, आगे चले। इसके बाद बोल रहा है ग्लूकोज इज ऑक्सीडेट इन सेवरल स्मॉल स्टेप। देखो ग्लूकोज में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन का काम है, उसका सेवरल स्टेप्स हैं, इसके स्मॉल स्टेप्स। अब उस स्टेप्स के बारे में भी बात करेंगे कि ग्लूकोज से लेकर एटीपी यानी कि एनर्जी कैसे बना, ये पूरा स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बोला है इट इनेबल सम स्टेप टू कपल रिलीज एनर्जी टू एटीपी सिंथेसिस। अब क्या बोल रहा है, इट इनेबल सम स्टेप, कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो इस कपल ऑफ स्टेप है जिसको अपन को क्या करना है, फॉलो करना है। इसको फॉलो करके अपन क्या पता करेंगे, इसके बाद पता करेंगे कि रिलीज एनर्जी टू एटीपी सिंथेसिस, मतलब ये जो रिलीज हो रहा है एटीपी, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो एनर्जी बनेगा एटीपी में सिंथेसिस में, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक चीज़ मुझे बताओ, ये जो प्रोसेस होगा, मीन्स ग्लूकोज से लेकर, इस ग्लूकोज से लेकर इस एनर्जी तक का यानी एटीपी तक का जितने भी स्टेप्स हमको फॉलो करने होंगे, इन सभी स्टेप को फॉलो करने के लिए कुछ पावर की ज़रूरत होगी, कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना एनर्जी के काम ही नहीं होगा, एनर्जी की ज़रूरत तो होगी। तो यही एनर्जी कहाँ से आएगा, तो यही एनर्जी क्या है, वही एटीपी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये वही एटीपी है जो इससे पहले क्या किया था, प्लांट ने स्टोर करके रख लिया था एटीपी, और वही एटीपी का एक एक करके बहुत बार यूज़ करेगा, और वो एटीपी को तोड़ तोड़ के यूज़ करेगा। जैसे एक यहाँ यूज़ किया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक एटीपी यूज़ करता रहेगा हर स्टेप में। कौन इस यूज़ करेगा, प्लांट, और आखिरी में बना लेगा बहुत सारा एटीपी, मतलब बहुत सारा एनर्जी।
और फिर पूरे एनर्जी को फिर से प्लांट क्या कर लेगा, स्टोर करके रख लेगा और फिर से यही प्रोसेस होगा। मीन्स एक एक प्लांट होगा, वो प्लांट क्या करेगा, एक प्लांट होगा, ये प्लांट क्या करेगा कि अब ये ग्लूकोज से लेकर और एनर्जी तक में बहुत सारे स्टेप फॉलो करने होंगे और इन सभी स्टेप में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। किसका इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट करेगा एनर्जी का, क्योंकि हर स्टेप को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो एनर्जी देते जाएगा एक एक एटीपी एटीपी देते जाएगा और फिर आखिरी में बहुत सारा एटीपी इसको मिलेगा और ये बहुत सारे एटीपी को फिर से ये स्टोर करके अपने पास रख लेगा और फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो यही इसका जीवन चक्र है, यही इसका लाइफ साइकिल है। किसका, ये लाइफ साइकिल है प्लांट्स का। ठीक है, अभी पूरा अच्छे से समझ में आया होगा आई थिंक कि हम क्या करने वाले हैं। अब आगे देखेंगे, इसमें लिखा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड CO2 वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड। मतलब क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का जब भी ये तो बता ही दिया हूँ कि जब भी रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा तो CO2 वाटर और एनर्जी को रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन का यूटिलाइज किया गया है, यूटिलाइज करना मतलब यूज़ करना, तो CO2 H2O और एनर्जी को रिलीज कर देगा। इसके बाद है सर्टेन ऑर्गेनाइज आर एडॉप्ट टू एनाबॉलिक कंडीशन। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो एनाबॉलिक, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एनाबॉलिक कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। एनारोबिक कंडीशन मतलब होता है, एक एरोबिक होता है और एक एनारोबिक होता है। एनारोबिक मतलब होगा, एरोबिक होगा जिसमें क्या होगा, एरोबिक कंडीशन जो होता है AEROBIC बोलते हैं एरोबिक। तो जो एरोबिक कंडीशन होता है इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये क्रैब साइकिल में क्या होगा, क्रैब साइकिल में आपको वो बनेगा, ATP बनेगा। इस क्रैब साइकिल में आपका ATP बनेगा, किसमें, एरोबिक में क्रैब साइकिल में ATP किस में बनेगा, एरोबिक में बनेगा, है ना, एरोबिक में बनेगा। लेकिन जो एनारोबिक है मीन्स जो एनारोबिक है, तो इसमें क्या होगा, दो चीज़ें बनेगी। क्या क्या, एक बनेगा आपका OH ग्रुप और एक बनेगा आपका लैक्टिक एसिड ग्रुप, और ये दोनों को ही एनारोबिक कहते हैं। किसको, OH ग्रुप यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप और लैक्टिक एसिड ग्रुप, यही दोनों ग्रुप को एनारोबिक बोलते हैं। और इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है ATP बनने में या एनर्जी बनने में, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि सर्टेन ऑर्गेनिज्म आर एडॉप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन, सम आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, अदर आर ऑब्लिगेट। समझ में आया क्या कहा, इसने कहा सम आर फैकल्टेटिव एनारोबिक, कुछ जो होते हैं वो एनारोबिक के फैकल्टीज होते हैं, है ना, फैकल्टी होते हैं उनमें। अदर आर ऑब्लिगेट, और जो बाकी होते हैं वो ऑब्लिगेट होते हैं, मतलब वो एनारोबिक नहीं होते, वो एरोबिक होते हैं। ठीक है, एरोबिक होते हैं। आगे चलेंगे, इसके बाद है ग्लाइकोलिसिस जिसको बोलते हैं EMP पाथवे। EMP क्या है, तो यहाँ EMP E4 M4 और P4 ये तीनों एक साइंटिस्ट है, एक का नाम E से स्टार्ट होगा, एक का नाम M से स्टार्ट होगा और एक का नाम P से स्टार्ट होगा। इसीलिए इस प्रोसेस को कहा गया EMP पाथवे प्रोसेस, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब आगे चलें, आगे देखते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस EMP पाथवे, इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। देखो ओवरऑल समझ रहे हैं हम, इसके बाद डीप लेम में जाएंगे। काम क्या हो रहा है इस डायग्राम से थोड़ा आप समझ लो, काम क्या हो रहा है। काम ये हो रहा है कि ये ग्लूकोज है,
ये ग्लूकोज है, इससे क्या हो रहा है, ग्लाइकोसिस बन रहा है ना, इससे ग्लाइकोसिस बन रहा है, और ग्लाइकोसिस से पायरुवेट बन रहा है ना, ग्लाइकोसिस से पायरुवेट बन रहा है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसीलिए देखो बहुत सारे एरो दिख रहे हैं यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो स्टेप को फॉलो करोगे तो आप पायरुवेट तक पहुँचोगे। अब पायरुवेट तक जब पहुँचे तो आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें बनेगी मीन्स क्या क्या बनेगा, यहाँ पे एथेनॉल और लैक्टिक एसिड जो बन रहा है, मतलब एनारोबिक, इसी को कहते हैं एनारोबिक, इसी को क्या कहते हैं, एनारोबिक कहेंगे इसको, एनारोबिक, ठीक है, इसी को एनारोबिक कहेंगे। और इसके साथ आपको क्या बनेगा, एसिटाइल कार्बोक्सिलिक बनेगा, एसिटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो एसिटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, CO एसिड। तो ये जो बनेगा यही आपका क्या है, एरोबिक, यही आपका क्या है, एरोबिक, यही आपका एरोबिक है। तो ये एरोबिक जो बना है इसी का यूज होगा, इसको डाल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा क्रैब्स साइकिल, और इसी क्रैब्स साइकिल में क्या होगा, इसी क्रैब्स साइकिल में बन जाएगा ATP, जो कि एक्चुअल हमारा क्या है, डेस्टिनेशन, वहीं तक पहुंचना है हमको, ठीक है। ओरिजिन है ग्लूकोज से स्टार्ट करना है, और डेस्टिनेशन है ATP बनाना है, जो कि कहाँ बनेगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आई थिंक बहुत हद तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। देखो इसीलिए इसने क्या कहा है, देखो O2, ये जो बना है आपका, इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंटनेस नहीं होगा, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहाँ पे आपको एनारोबिक चीज़ें मिलेगी, क्या क्या, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड, है ना। लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा वही हमको ATP बना के देगा, वो एरोबिक होगा, और वहाँ से आपको इसको बोलते हैं एक्टाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही एक्टाइल कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, आपको ATP बना के देगा, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जिसमें ऑक्सीजन क्या एब्सेंट हो, वो क्या बना के देगा, वो आपको एनारोबिक बना के देगा, जैसे कि एथेनॉल और लैक्टेट या लैक्टिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, पार्शियल मतलब छोटे छोटे पार्ट में जो ऑक्सीडेशन होता है वो उस तरह का है। अब देखो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड एंड एब्सेंस ऑफ O2। देखो क्योंकि इसने पार्शियल क्यों कहा, क्योंकि ऑक्सीजन हमने ग्लूकोज में मिलाया था, याद करो हमने ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलाया था। अब जैसे ही आपने ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलाया था तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, पायरुवेट बन गया। जब पायरुवेट बन गया तो फिर से दो जगह चेंज हो गया। अब फिर से यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन वाला अलग हो गया और बिना ऑक्सीजन वाला अलग हो गया, मतलब पार्शियल हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक पार्ट ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरा यहाँ हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन पार्ट में हो रहा है, इसलिए पार्टिशियल ऑक्सीडेशन कहा गया। तो पार्टिशियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, इन द अब्सेंस ऑफ O2, O2 के अब्सेंस में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने, है ना। इसके बाद एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है। इसके बाद लिखा, इट अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यही क्या होता है, साइटोप्लाज्म को अकर करता है। साइटोप्लाज्म मतलब सेल का प्लाज्मा, सेल का प्लाज्मा मतलब जो सेल वॉल के नीचे रहता है, जिसको मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा, और उसके बाद आपका आएगा ये सेल वॉल। तो यही ऑकर करता है, क्या, साइटोप्लाज्मा ऑकर करता है, ठीक है। आगे चले, इसके बाद आएगा its scheme was given by Gustav Embedded, Otto Meyerhoff and J. Parnas।
तो यही है आपका ईएमपी, जिसको अभी मैं आपको बता दूंगा। जो ईएमपी पाथवे हमने कहा था, तो देखो एम्बेडेड का ई लिया गया, इम्डेड इम्डेड का ई लिया गया, मायर हॉफ का एम लिया गया और पैरनास का पी लिया गया। तो इसका लिया गया ई, इसका लिया गया एम और इसका लिया गया पी। तो ये आपका हो गया ईएमपी पाथवे। हुआ कि नहीं? और यही तीनों नमूने हैं, देख सकते हैं आप। मतलब नमूने नहीं कहा जाए, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जस्ट फॉर जोक बोला था मैंने। बाकी ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे हमको बहुत सारी चीज़ें बताई है कि ये इससे ऐसा ऐसा प्रोसेस आगे होता है। तो देखेंगे, इट स्कीम वाज गिवन बाय गुस्ताव एम्डेड, ओटो मायरॉफ एंड जे पार्नेस, सो इट इज़ आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। इसीलिए इसे क्या कहा गया? ईएमपी पाथवे कहा गया। इन एनारोबिक इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ये एनारोब्स का एक इकलौता प्रोसेस है, किसमें? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में एनारोब्स का एक इकलौता प्रोसेस है, क्योंकि एनारोब्स का है तो एक ही प्रोसेस होगा भाई। क्या होगा? एटीपी बनाएगा एनारोब्स में। एनारोब्स थोड़ी है, सॉरी एनारोब्स की बात किया ना। हाँ, एनारोबिस का क्या बोला है? एनारोबिक इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। एनारोबिस का ओनली प्रोसेस है रेस्पिरेशन में, एक ही प्रोसेस है कह रहे हैं। एनारोबिस का एक ही प्रोसेस है, कहने का मतलब है कि एनारोब जो बना है एथेनॉल और लैक्टेट या लैक्टिक एसिड, ये क्या है? इसका यूज़ नहीं होगा प्रोटीन बनाने में, ये इसका यूज़ नहीं होगा एटीपी बनाने में, इसका यूज़ नहीं होगा एटीपी बनाने में। इसीलिए इसको क्या कहा गया? ये इकलौता प्रोसेस है जिसमें हमको एनारोबिक वाला रेस्पिरेशन पढ़ना होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। इसके बाद है ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि अब हम क्या पढ़ेंगे। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे ये कि ये ग्लूकोज से पायरुवेट कैसा बना। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के 10 स्टेप हैं। टोटल कितने स्टेप्स हैं? 10 स्टेप। ग्लूकोज से सिर्फ पायरुवेट बनाने के 10 स्टेप हैं, और इस 10 स्टेप को फॉलो करके फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सुक्रोज क्या होता है। तो सुक्रोज होगा, इसका क्या करेंगे? इन्वर्टेज करेंगे, तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमको अलग होकर मिलता है। देखिए इन्वर्टेज करते हैं तो लिखा है इन प्लांट ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। ग्लूकोज क्या होता है? सुक्रोज से डिराइव्ड होता है। ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज से ही डिराइव्ड होता है। डिराइव्ड है कि नहीं? देखो ये सुक्रोज है, ये डिराइव्ड हो रहा है। कौन डिराइव्ड हो रहा है? ग्लूकोज। तो इन प्लांट ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। तो क्या बोल रहा है? ये कहाँ से होता है? तो ये फोटोसिंथेसिस से होता है और कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज से ही ये होता है। सुक्रोज से ग्लूकोज का डायरेक्शन या ठीक है डेराइव्ड होता है। अब लिखा है सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। देखो सुक्रोज जो होता है वो कन्वर्टेड होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। एक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज क्या होता है ये तो हमको मालूम है। ग्लूकोज क्या होता है? फ्रक्टोज क्या होता है? तो ये फ्रूट्स का होता है। फ्रक्टोज का देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेंस आ रहा है। फ्रक्टोज मीन्स फ्रूट्स का सेंस आ रहा है। तो ये फ्रूट्स की एनर्जी होगी या फ्रूट्स का फ्रूट्स का एनर्जी कहा जा सकता है। इसको फ्रुक्टोज कहा जा सकता है, जिसमें फ्रूट्स की तरह ही मीठापन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एन एंजाइम। अब देखो सुक्रोज जो है वो कन्वर्टेड होता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज देखो कोई भी चीज़ें अगर कन्वर्ट हो रहा है ना, सुक्रोज जो है कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम का यूज़ होगा। कोई ना कोई एंजाइम का यूज़ होगा। बिना एंजाइम के तो कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो वो एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज एंजाइम। तो इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू क्या हो रहा है? ये
कन्वर्ट हो जा रहा है, किस में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। देस टू मोनोसैचराइड रेडिली इंटर ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो इसी को कहा गया है, इसी को देश टू मोनो, ये जो दो अलग अलग रेडिली हैं मतलब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यही दोनों को क्या कहा गया है, इन्हीं दोनों को कहा गया है ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ग्लाइकोलिटिक पाथवे किसे कहा गया है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को। अब आगे चलेंगे। इसके बाद है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब उसके आगे देखो कैसे हो रहा है। अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन गया, अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखो ये वही 10 प्रोसेस चल रहा है जो लगातार चलता रहेगा। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फास्फोराइलेटेड टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब ये दोनों थे तो ये दोनों में अब क्या हो रहा है, फास्फोराइड हो रहा है, फास्फोराइलेटेड। तो फास्फोर मतलब फास्फोरस ऐड हो रहा है सब, ठीक है। फास्फोरस कह रहा हूँ, फास्फेट ऐड हो रहा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो रहा है, फास्फेट ऐड हो रहा है। और फास्फेट ऐड हो रहा है तो क्या बन जा रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन जा रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम। इसमें एंजाइम का क्या नाम है, तो इसमें एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम है जिसके थ्रू ये क्या हो रहा है। अब एंजाइम मतलब क्या होता है, तो एंजाइम मतलब होता है कि जिसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है, ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। मतलब ये एक तरह का अंपायर है, ये अंपायर है जो क्या कर सकता है, कभी कभी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व भी हो जाता है और इस प्रोसेस में इस प्रोसेस को स्पीड कर देता है या स्लो कर देता है, सारा कुछ ये कर सकता है ना। तो ये एंजाइम का काम होता है। तो इसमें एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। तो ये क्या किया, तो इसने फॉस्फेट को ऐड कर दिया, तो अब क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो अब क्या होगा, इट इज़ देन आइसोमेरिज्म टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो अब क्या होगा, इसका आइसोमेरिज्म हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, आइसोमेरिज्म मतलब होता है कि आपको उस ग्लूकोज को और दूसरे पार्ट में लिख देना। मतलब ग्लूकोज को दूसरे डायग्राम में या फिर जो इसका स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, उस स्ट्रक्चर को उसमें जो आपका ओ होता है, उसमें जो ओ होता है मतलब आपका ओ आपका हो जाएगा वहाँ पे, कहा जाए तो कीटोनिक ग्रुप। तो वहाँ जो कार्बन के साथ जो आपका डबल बॉन्ड में ओ जुड़ा होता है ना, तो वो जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा है, सपोज करो कि ये जो जुड़ा है CH2 दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, CH2 कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ फिर ये ऐसा जुड़ा हुआ है। मीन्स कैसा जुड़ा हुआ है, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O अगर ऐसा जुड़ा हुआ है तो ये 3rd नंबर का कार्बन है। तो समझ लो कि अभी इसको 2nd नंबर के कार्बन में जोड़ देते हैं और 2nd नंबर में कर देते हैं CH2 को और फिर C फिर डबल बॉन्ड O। तो मीन्स क्या हुआ, सिर्फ कार्बन का प्लेस चेंज हो गया। कार्बन 3rd वाले में था, आप 2nd वाले में ऐड कर दिए किसको, C डबल O को। मतलब आपको समझ में आ रहा है, C डबल बॉन्ड O को, मतलब समझ में आ रहा है, सिर्फ प्लेस चेंज हो रहा है। तो जो प्लेस चेंज जो काम होता है उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। जो प्लेस चेंज होता है, कार्बन का प्लेस चेंज होता है, उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो जैसे ही आइसोमेरिज्म का प्रोसेस हुआ तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, नाम चेंज हो गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इसके बाद आपका वो 10 स्टेप्स जो थे, जो मैं बोल रहा था कि 10 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम पूरा ये जो ग्लूकोज से लेकर हम कहाँ 10 स्टेप पूरा अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हम ग्लूकोज से लेकर कहाँ पहुँच जाएंगे, तो पायरुविक एसिड तक पहुँच जाएंगे। ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड तक पहुँचने में ये 10 स्टेप्स हैं। तो ये ग्लूकोज से लेकर पायरुविक एसिड तक पहुंचने के ये जो 10 स्टेप्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि उस 10 स्टेप
को फॉलो करने के बाद पायरुविक एसिड में बन गया पायरुविक एसिड, अब उस पायरुविक एसिड से कैसे एटीपी बनता है, तो ये 2 चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वाले वीडियोस में देखेंगे। तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो ये वीडियो को यहीं रोक देते हैं। अब आगे का जो प्रोसेस चालू होगा वो 16 नंबर पेजेस से चालू होगा। मीन्स ये जो स्टेप 1 है वहाँ से नेक्स्ट वाला वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत दिन के बाद आया है तो कोशिश करूँगा वीडियो बनता रहे, कुछ कुछ सीखते रहो। तो चलो ठीक है, पढ़ते रहो, देखते रहो, सीखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दो। अदरवाइज़ मेरे ऑफलाइन क्लास में तो आप क्वेश्चन करोगे ही। चलो, थैंक यू, बाय बाय।